Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we are going to solve numerical number 10 for the physics grade 11. Dear students, initially I would like to explain the question. In this question, it is said that you have a plank, you have two ropes tied at both end. एक रस्सी प्लैंक के साथ ए पर बांधी हुई है, दूसरी रस्सी पॉइंट बी पर बांधी हुई है. पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लैंक, इसका वेट है डब्ल्यू. पॉइंट सी के साथ पॉइंट डी पर एक स्टूडेंट प्लैंक के ऊपर खड़ा है. अब स्टूडेंट का वेट भी नीचे की तरफ है, उसे W1 कहा गया है. तो ये पूछना चाहता है कि आप फाइंड आउट करें कि अगर पॉइंट ए को एक्सिस ऑफ रोटेशन माना जाए तो व्हाट इज़ द टेंशन एट पॉइंट बी. देखें, हाउ मेनी फोर्सेज आर देयर, कितनी फोर्सेज इस प्लैंक पर लग रही हैं. चार फोर्सेज, उनमें से दो वेट नीचे की तरफ हैं, एक वेट उस लकड़ी का और एक इस स्टूडेंट का. दो वेट नीचे की तरफ हैं और सपोर्ट ए और सपोर्ट बी, यानी पॉइंट ए और बी के ऊपर जो फोर्सेस अपवर्ड लग रही हैं, तो दो फोर्सेस अप हैं, दो फोर्सेस डाउन हैं. तो इसमें हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों को यूज़ कर सकते हैं. देखें सोल्यूशन, देखें ये क्वेश्चन मैंने रीड आउट नहीं किया, ये आप खुद देख लीजिए काइंडली. देखें इसका क्वेश्चन देख लें ज़रा. लेंथ ऑफ द प्लैंक, ये जो लकड़ी का प्लैंक है इसकी टोटल लेंथ ए से लेकर बी तक वो है 4 मीटर. ए सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी ये इसके आधे की बात कर रहा है. ए से लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक ये आधा आधा है. अगर टोटल डिस्टेंस 4 है तो ये हमारे पास 2 मीटर ये हो जाएगा, 2 मीटर ये हो जाएगा. फिर वो कहता है पोजीशन ऑफ गर्ल फ्रॉम एंड ए, ये जो स्टूडेंट है ये किनारे ए से कितने डिस्टेंस पर खड़ी है, 1.2. देखें, अगर यहाँ ए से सी तक टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर, उनमें से अगर 1.2 मीटर अगर डिस्टेंस यहाँ तक है तो आगे कितना होगा, 0.8, क्योंकि 1.2 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 2. वेट ऑफ द प्लैंक, ये जो लकड़ी का प्लैंक है इसका अपना वेट कितना है, 500 न्यूटन. वेट ऑफ द गर्ल, इसके ऊपर जो लड़की खड़ी है पॉइंट डी पर, उसका वेट है 300 न्यूटन. तो हमने कैलकुलेट करना है कि पॉइंट ए के ऊपर जो रस्सी से इसको बांधा गया है उस रस्सी में कितनी टेंशन है और पॉइंट बी पर जो रस्सी बांधी गई है उसके ऊपर कितनी टेंशन है. T1 और T2 ये दोनों फोर्सेज या टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है. यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू 0, और ये एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है क्योंकि वेट नीचे की डायरेक्शन में है, टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ये वर्टिकल की बात हो रही है, तो वाई कंपोनेंट. देखें कितनी फोर्सेस अपवर्ड लग रही हैं, दो, T1 और T2, ये हुआ T1 प्लस T2. और कितनी फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में नीचे लग रही हैं, दो, एक लड़की का वेट और एक इस प्लैंक का वेट. T1 प्लस T2 अपवर्ड माइनस W1, ये दोनों डाउनवर्ड है, इज इक्वल टू 0. तो T1 प्लस T2, वेट ऑफ द प्लैंक 500 है, वेट ऑफ द गर्ल 300 है. अगर आप इन दोनों की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, यू गेट T1 प्लस T2 माइनस 800 इज इक्वल टू 0. Let us call equation number 1. Using second condition of equilibrium, total torque is equal to 0. अब टॉर्क के हवाले से देखा जाए, अगर पॉइंट ए को एक्सिस ऑफ रोटेशन माना जाए तो इस पॉइंट ए से डी का डिस्टेंस, इसका मोमेंट आर्म हो जाएगा 1.2. तो लड़की का वेट इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा. अगर पॉइंट सी को देखा जाए तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो मोमेंट आर्म है वो 2 मीटर हो जाएगा, और पॉइंट सी का जो इस प्लैंक का जो अपना वेट है वो भी इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क लाना चाहता है. जबकि अगर T2 को देखा जाए तो T2 ऊपर की तरफ लग रही है, तो T2 के लिए मोमेंट आर्म ए से बी तक 4 हो जाएगा. तो 3 फोर्सेस 3 टॉर्क्स प्रोड्यूस कर रही हैं. नाउ लुक, लेट एंड ए बी द पॉइंट ऑफ रोटेशन. अगर पॉइंट ए को एक्सिस ऑफ रोटेशन माना जाए तो 3 फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं. ये 2 फोर्सेस क्लॉकवाइज इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ. तो टॉर्क ऑफ T1 अबाउट ए, T1 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो है 0, बिकॉज कि
ये जो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को माना जाए, उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन में से फोर्स पास हो रही हो तो कोई टॉर्क इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ए के लिए ए का मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा। टॉर्क ऑफ W1 अबाउट ए माइनस W1 इंटू ए डी, टॉर्क ऑफ W अबाउट ए माइनस W इंटू ए सी, ये ए डी और ए सी इसके मोमेंट आर्म्स हैं। टॉर्क ऑफ T2 अबाउट ए, T2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी। अब टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, देखें टोटल टॉर्क इसमें 3 फोर्सेस का हो जाएगा, एक ये वाला टॉर्क, एक ये वाला टॉर्क, एक ये वाला टॉर्क। T2 ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है तो इसको पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है। वेट 1 और ये वाला वेट, ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों के साथ नेगेटिव इसलिए लगाया हुआ है। T2 इंटू ए बी की वैल्यू है 4, टोटल लेंथ ऑफ द प्लैंक। वेट 1 300 है, ए डी 1.2 है, वेट 500 है और ए सी 2 है, इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करें आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। You will get T2 is equal to 340 Newton. The tension in the rope supporting in B is 340 Newton. Putting the value of T2 in equation 1. T2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई है तो हम पहली इक्वेशन में T2 की वैल्यू पुट करके T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। We get 460 Newton. Clear? Now एक और क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नंबर 11। इस डायग्राम में बिलो शोज द प्लेन ऑफ ए डोर, ये एक डोर है जो ऊपर से दिखाया गया है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से हैंडल तक जो टोटल डिस्टेंस है मोमेंट आर्म वो है 18 मीटर, ये एक्चुअली 1.8 मीटर है, ये मतलब इसमें लिखा। और यहाँ से 1.8 में से ये जो डिस्टेंस है इट इज़ 1.2 मीटर। यहाँ पर एक फोर्स लग रही है तो बताएं इसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। हमने इसमें एक तो टॉर्क फाइंड आउट करना है और दूसरा मोमेंट आर्म। देखें विड्थ ऑफ द डोर, दरवाजे की चौड़ाई या विड्थ कितनी है, टोटल 1.8। अप्लाइड फोर्स, एक बंदा कितनी फोर्स लगा रहा है दरवाजे को खोलने के लिए, 14 न्यूटन। टॉर्क, इसका टॉर्क फाइंड आउट करना है। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप रोटेशन ऑफ द डोर, हमने मिनिमम फोर्स फाइंड आउट करनी है कि इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 1.2 मीटर हो, द मोमेंट ऑफ द फोर्स टॉर्क ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज गिवन बाय, देखें टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ए बी। ए बी इज द मोमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। और फोर्स और मोमेंट आर्म में एंगल जो है वो 90 है, इसलिए साइन 90 इज 1, तो यहाँ पे साइन 90 को लिखा ही नहीं है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इज 40 न्यूटन। ए बी जो हमारे पास टोटल इसकी लेंथ है, टोटल दरवाजे की जो चौड़ाई है वो 1.8 है, उस केस में जो हमारे पास टॉर्क बनता है वो 72 न्यूटन मीटर। अगर एक बंदा उसको 1.2 पर रोकने की कोशिश करे तो 1.2 के लिए उसके टॉर्क के लिए बताएं वो कितनी फोर्स उसको लगानी पड़ेगी। ये मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि वो कहने का मकसद क्या है। टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ द डोर एंड अपोजिट फोर्स एक्स इज अप्लाइड एट point C on the door for the same torque. Torque is equal to x multiplied by AC. इसमें x जो है ये unknown value of the force है, यही हमने फाइंड आउट करनी है। टॉर्क को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी। अगर एक बंदा 1.2 मीटर के मोमेंट आर्म पर उस डोर को खुलने से रोकने की कोशिश करें तो दोनों टॉर्क को इक्वल करें तो इससे x की वैल्यू निकालें। x विल बी इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय AC। टॉर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 72 और मोमेंट आर्म इसके लिए 1.2 है, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी 60 न्यूटन के। इस टॉर्क को रोकने के लिए हमारे पास 60 न्यूटन की फोर्स लगेगी। देखें अब क्वेश्चन को समझ जाएं, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक डोर है जो ये ऊपर से आपको नज़र आ रहा है, ये इसका हिंज है या जिसको हम कब्ज़ा कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक आदमी यहाँ पर पॉइंट बी पर यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F1, तो इस फोर्स के लिए मोमेंट आर्म कितना हो जाएगा, टोटल 1.8। एक दूसरा आदमी इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा बंदा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, यानी दो बंदे हैं, एक दरवाजे को यहाँ से पकड़ के खींच रहा है
टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा इस दरवाजे को रोक कर उधर की तरफ उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कि वो दरवाजे को ब्लॉक करना चाहता है, इसकी फोर्स को कैंसिल करना चाहता है। दूसरे आदमी के लिए मोमेंट आर्म 1.2 है, जबकि पहले आदमी के लिए 1.8। F1 इस दरवाजे में क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जबकि F2 इसी दरवाजे में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये डोर जो है ये इक्विलिब्रियम में है, तो बताएं फिर ये जो बंदा है कितनी फोर्स इसको लगानी पड़ेगी जो इस फोर्स को बैलेंस कर सके। ये क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में है। ओके, नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Consider a ladder weighing 200 Newton resting against a smooth wall such that it makes an angle of 60 degrees with the horizontal. Find the reaction on the ladder due to the wall and the ground. क्वेश्चन को ज़रा पहले समझ जाएं। ये दीवार है वॉल और ये नीचे फर्श है फ्लोर, इसके ऊपर सीढ़ी, लेडर कहते हैं सीढ़ी को यूं क्रॉस में लगाया गया है। वो सीढ़ी जो है वो फर्श के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो ये पूछता है कि जब ये जो सीढ़ी है इसकी टोटल लेंथ फ़र्ज़ करें L है और ये यूनिफॉर्म है, तो हम जानते हैं कि हमेशा जो यूनिफॉर्म शेप की सीढ़ी है या प्लैंक है या लकड़ी है या रॉड है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर में होता है। अगर ये जो लैडर है इसकी टोटल लेंथ है अगर L, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फिर यहाँ से यहाँ तक आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 इधर और L/2 इधर। क्लियर? तो यहाँ से इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि फाइंड द रिएक्शंस ऑन द लैडर ड्यू टू द वॉल एंड द ग्राउंड। कि देखें ये जो सीढ़ी है, एक तो इसका एक एंड ज़मीन के साथ टच है, दूसरा एंड दीवार के साथ टच है। दीवार पर ये एक्शन करेगा, दीवार इस पर रिएक्शन करेगा, तो ये एक फाइंड आउट करना है। दूसरा, ज़मीन के ऊपर अब इसका एक फोर्स पीछे की तरफ जा रही है। फोर्स का मतलब कि ये हम जब भी सीढ़ी ज़मीन के साथ लगाते हैं, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो सीढ़ी पीछे फिसलती क्यों नहीं? वो फ्रिक्शन की वजह से पीछे की तरफ से उसके वेट का फोर्स लग रहा है, लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है वो इसको पीछे स्लिप होने से बचाती है। तो एक ये फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है, एक रिएक्शन ऑन द वॉल। ये दो फोर्सेस हमने फाइंड आउट करनी हैं। देखें सॉल्यूशन। द लेंथ ऑफ द लैडर, फ़र्ज़ करें ये जो लैडर या सीढ़ी है इसकी टोटल लेंथ है L, तो AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू L/2। वही बात हो गई कि वेट हमेशा सेंटर में एक्ट करता है, तो A से लेकर C तक ये लेंथ कितना हो जाएगा, L/2। C से लेकर B तक ये लेंथ कितना हो जाएगा, L/2। क्लियर? और ये जो सीढ़ी है इसका अपना जो वेट है वो है 200 न्यूटन। इस सीढ़ी का अपना वज़न 200 न्यूटन है, वेट ऑफ द लैडर। अब ज़मीन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्रीज। ये जो एंगल है, ये स्मॉल एंगल, ये बन रहा है 60 डिग्रीज। अब ज़रा सोच के बताएं, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है जिसमें वॉल और ये जो फर्श है इसके बीच में ये परपेंडिकुलर एंगल है 90 डिग्रीज। अगर ये एंगल 90 है, ये बनेगा 60, ये दिया हुआ है कि ये 60 है, तो फिर ये कितना होना चाहिए? क्योंकि ट्राइंगल में टोटल एंगल्स होते हैं 180। 180 में से 90 ये गए तो पीछे 90 रह गए, 90 में से 60 ये गए तो फिर पीछे कितने रहते हैं, 30। क्लियर? दिस इज एंगल 30। अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों एंगल सेम हैं। Let the reaction of the wall on the ladder be R. Let the force exerted on ladder by the ground be F. फ़र्ज़ करें दीवार के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है R और ज़मीन के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो है F, which is making certain angle phi with horizontal. Resolving the F into its component Fx and Fy using first condition of equilibrium. First condition of equilibrium को अगर हम देखें तो ये जो सीढ़ी है ये राइट पर अपनी फोर्स लगा रही है, जबकि दीवार इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। Fx माइनस R इज इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में सीढ़ी फोर्स लगा रही है, वो Fx है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और ये है R अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से 0। क्लियर? इससे आप Fx की वैल्यू निकालें। Fx इज इक्वल टू R को इधर शिफ्ट करें तो R। लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 1।
एफ वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप देखें फोर्सेस राइट लेफ्ट लग रही हैं, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्ट कर रही हैं, अप एंड डाउन एक्ट नहीं कर रही, और अप डाउन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, इस वजह से एफ वाई हो जाएगा 0। इसकी ये देखें एफ ऑफ वाई जो है वो एक्चुअली यहाँ पे देखें तो इस केस में तो वाई कंपोनेंट 0 है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें वेट इज डाउनवर्ड और एफ इज अपवर्ड। क्लियर? तो वेट को क्या चीज बैलेंस करेगी? अपवर्ड फोर्स। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यह है कि एफ ऑफ वाई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ वाई ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, इज इक्वल टू 0। डब्ल्यू को इधर शिफ्ट करें तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 200 न्यूटन। फोर्स along x axis is r and force along y axis is 200 newton. Now using second condition of equilibrium, total torque is equal to 0, कि टोटल टॉर्क 0 हो जाएगा हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। लेट इंड ए बी द पॉइंट ऑफ रोटेशन। फर्ज करें इस पॉइंट ए को हम मान लेते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका ये वाला जो वेट है, अब इसको ज़रा गौर से देखें, ये वेट इसमें क्लॉकवाइज टर्निंग प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क, जबकि ये वाली जो फोर्स है ऊपर दीवार की, जो अपोजिट रिएक्शन फोर्स है, ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो क्लॉकवाइज टॉर्क, इसके लिए मोमेंट आर्म ये आधा L/2 आ जाएगा, जबकि इस फोर्स के लिए मोमेंट आर्म टोटल आ जाएगा लेंथ L। क्लियर? यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, summation of all the torques should be 0. Let the end A be the point of rotation. Point A को axis of rotation माना गया है। Torque of Fx about A is 0. Fx multiplied by A। ये देखें इस पॉइंट पर हमने कहा था कि along x एक्सिस और y एक्सिस की जो बात की थी, उसमें x एक्सिस के साथ अगर उसका मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई किया जाए, इस केस में मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा? पॉइंट ए से पॉइंट ए, क्योंकि ये जो एफ एक्स लग रही है ये पॉइंट ए पर लग रही है, और पॉइंट ए से पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है? 0। यानी कि ये फोर्स पास कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसके लिए मोमेंट आर्म 0 है। जब भी मोमेंट आर्म 0 है तो 0। सिमिलरली पॉइंट ए पर जो एफ ऑफ वाई है वो इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो इस केस में भी एफ एक्स और एफ वाई के लिए मोमेंट आर्म दोनों के लिए 0 है, तो इस केस में टॉर्क दोनों के लिए 0 हो जाएगा। लेकिन टॉर्क ऑफ डब्ल्यू अबाउट ए, अब वेट की बात करें, ये वेट सी से, पॉइंट सी से सी में एक्ट कर रहा है, वो ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस होगा वो L/2 होगा, वो 0 नहीं होगा, क्योंकि सी और ए इसके बीच में जो मोमेंट आर्म है वो L/2 है। द टॉर्क ऑफ डब्ल्यू अबाउट ए माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई ए, ये माइनस डब्ल्यू इसलिए क्योंकि वो क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है इसका फोर्स। टॉर्क ऑफ आर अबाउट ए इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई ए ई। अब टॉप वाली जो फोर्स है, जो दीवार के ऊपर फोर्स लग रही है, उसको हमने आर कहा था, और उसका जो टोटल जो आपके पास मोमेंट आर्म था वो ए से लेकर ई तक वो टोटल लेंथ था, और वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव है। तो आर मल्टीप्लाइड बाई ए ई माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई ए डी इज इक्वल टू 0। ये समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। टॉर्क ड्यू टू वन फोर्स, टॉर्क ड्यू टू सेकंड फोर्स इज इक्वल टू 0। इन राइट एंगल, इन ट्राइंगल टेकिंग साइन थीटा इज इक्वल टू ए ई ओवर ए बी। ए ई इसमें होता है परपेंडिकुलर और ए बी है हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ए ई इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4। इन ट्राइंगल ए सी डी टेकिंग कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ए डी इज द बेस, ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, तो इससे ए डी की वैल्यू निकालें, ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 5, 4 और 5 की वैल्यू आप 3 में पुट करें, तो आर इंटू ए बी साइन थीटा माइनस ए सी W into AC cos theta is equal to 0. Putting the values R multiplied by L sin 60, क्योंकि एंगल 60 का गिवन है, माइनस 200 इसका वेट है, L/2 AC के लिए है, और cos ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। जब आप इनको सॉल्व करें तो फाइनली आपके पास R की वैल्यू निकल आएगी 57.7। दिस अमाउंट ऑफ फोर्स, ये वो फोर्स है जो दीवार इसके ऊपर लगा रही है। R इज इक्वल टू 57.7 न्यूटन। एफ एक्स, और इसी को हमने एफ एक्स कहा था, फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस 57.7। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
एफ इज़ गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एक हमारे पास जो बेस का स्क्वायर बेस आ रही है 57.7, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 200 आ रहा था। इफ़ यू रिमेंबर वो इक्वेशन नंबर 2 में 200 इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट करें तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 208। Hence the reaction on the valve is 57.7 and ground ladder reaction on the ground on ladder is 208। जब आप एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वही फार्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स। टेंजेंट को इस साइड पर शिफ्ट करें तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वैल्यूज पुट करें तो फाइनली 73.8। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेक योर नोट्स, राइट देम इनटू योर notebooks and keep on going through practicing these questions. Thank you very much.